हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम हिस्ट्री का अपना अगला टॉपिक कवर करेंगे और आप जानते हैं कि हम इसमें पूर्व मौर्य काल पढ़ रहे हैं और इसमें हमने ऑलरेडी हर्यक वंश है उसके बारे में हमने कवर कर लिया है। आज की क्लास में हम हर्यक वंश से आगे शिशुनाग वंश है इसको देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने देखा कि हर्यक वंश है उसका अंतिम जो शासक है वो कौन था, नागदशक। और इसी नागदशक का एक मंत्री महामात्य हुआ करता था जिसका नाम था शिशुनाग। तो शिशुनाग ने ही नागवंश जो नागदशक है इसकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, नागदशक। और इसकी हत्या जो है इसी के मंत्री महामात्य जो है शिशुनाग ने की और इसने शिशुनाग ने फिर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। तो शिशुनाग वंश की स्थापना जो है या इसके संस्थापक जो है किसे माना जाता है, शिशुनाग को माना जाता है। 412 बीसी से लेकर 344 बीसी तक ये रहते हैं। और शिशुनाग जो है ये जो आपका शिशुनाग वंश है 412 बीसी से लेकर 344 बीसी जो है तक ये चलता है। शिशुनाग की बात करें तो 412 बीसी से लेकर 394 में जो है लगभग आपके ये 12 और 6 18 साल तक ये शासन करते हैं शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग है इन्होंने अवंती पर आक्रमण किया और अवंती पर आक्रमण करके इन्होंने प्रघोत वंश का अंत किया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये। और शिशुनाग है इन्होंने अपनी राजधानी है उसको पाटलिपुत्र से वैशाली में स्थानांतरित कर दिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो शिशुनाग है उन्होंने पाटलिपुत्र से वैशाली जो है राजधानी अपनी बनाई और इसका जो उत्तराधिकारी इसका पुत्र बनता है जिसका नाम है कालाशोक, जिसको काकवण के नाम से भी जाना जाता है। तो शिशुनाग है इसका उत्तराधिकारी इसी का पुत्र कालाशोक होता है। और ये जो है शासन करते हैं 394 बीसी से लेकर 366 बीसी तक शासन करते हैं। और इससे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट ये आता है कि कालाशोक और काकवण है, जैसा कि हमने देखा कि जो महात्मा बुद्ध है उनकी मृत्यु 483 बीसी में होती है, उसके जस्ट जो है 100 साल बाद 383 बीसी में वैशाली में ही जो है द्वितीय बौद्ध महासंगति का आयोजन है किसके द्वारा करवाया जाता है, कालाशोक या काकवण के द्वारा करवाया जाता है 383 बीसी में वैशाली में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। शिशुनाग जो ये कालाशोक है इन्होंने जो अपनी राजधानी फिर वैशाली से पुनः जो है पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। ठीक है, तो वैशाली से पाटलिपुत्र जो है राजधानी बनाई कालाशोक ने। और शिशुनाग वंश का अगर अंतिम शासक की बात करें तो नंदीवर्धन जो है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक आपके हैं। ओके, तो नंदीवर्धन है ये शिशुनाग वंश का अंतिम शासक है। तो नंदीवर्धन का एक सेक्रेटरी जो है सचिव हुआ करता था। ठीक है, और उसी सचिव ने जो है नंदीवर्धन की हत्या की और मगध में इसने फिर नंद वंश की स्थापना की थी। तो इसका सचिव का नाम क्या था, महापद्मनंद। महापद्मनंद है इन्होंने जो है नंदीवर्धन की हत्या करके जो है नंद वंश की स्थापना की थी। तो अगला जो है शिशुनाग वंश के बाद में हमारा जो वंश आता है वो क्या आता है, नंद वंश। तो सबसे पहला जो है हमने हर्यक वंश पढ़ा, फिर उसके बाद में शिशुनाग वंश। शिशुनाग के वंश के बाद में अगला जो वंश है नंद वंश। और इसी नंद वंश की जो है स्थापना किसने की थी, महापद्मनंद ने। 344 बीसी से लेकर 323 बीसी तक ये आपका रहता है नंद वंश टोटल। ठीक है, और इस समय जो है मगध की राजधानी जो है आपकी क्या होती थी, पाटलिपुत्र हुआ करती थी। ठीक है, तो महापद्मनंद है के टाइम में राजधानी पाटलिपुत्र थी। और महापद्मनंद के बारे में जानकारी हमें जो है बौद्ध और जो जैन ग्रंथ है उनसे मिलती है। और इसे बौद्ध और जैन ग्रंथ में जो है शूद्र एक बताया है। ठीक है, तो क्षत्रिय शूद्र और ये जो होते हैं तो इसमें से जो है महापद्मनंद है वो एक शूद्र होते थे। और ये हमें जानकारी मिलती है इसके बारे में जैन और बौद्ध ग्रंथों में इसकी जानकारी मिलती है। और मगध की जो राजधानी इसके टाइम में पाटलिपुत्र हुआ करती थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट जो है महापद्मनंद है, इसी को ही भारत के इतिहास का प्रथम शूद्र शासक माना जाता है। तो भारत के इतिहास का प्रथम जो है शूद्र शासक किसे माना जाता है, तो महापद्मनंद ने। ठीक है, जिन्होंने क्या की थी, नंद वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है बौद्ध और जैन ग्रंथों से जानकारी ये भी मिलती है कि महापद्मनंद है इन्होंने कलिंग जो है उस पर भी आक्रमण किया था। कलिंग जो है आज का जो उड़ीसा जो है उसको बोला जाता है। तो इन्हीं जो है बौद्ध और जैन ग्रंथों से हमें जानकारी भी मिलती है कि महापद्मनंद है इन्होंने कलिंग पर भी आक्रमण किया था। ठीक है, तो महापद्मनंद इन्होंने कलिंग पर आक्रमण कर फिर यहाँ पे नहरें जो हैं उनका निर्माण करवाया। और कलिंग जैसा कि आप जानते हैं आज प्रेजेंट में उड़ीसा को कहा जाता है। और इन्होंने हाथी गुम्फा अभिलेख में ये जानकारी मिलती है कि महापद्मनंद ने कलिंग पर आक्रमण किया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका भाई, किस अभिलेख जो है से हमें जानकारी मिलती है कि महापद्मनंद ने कलिंग पर आक्रमण किया था। तो एक हाथी गुम्फा अभिलेख है, इससे हमें जानकारी मिलती है कि महापद्मनंद ने कलिंग पर आक्रमण किया था। और इस हाथी गुम्फा अभिलेख को है किसके द्वारा लिखवाया गया था, चेदी वंश के खारवेल जो है शासकों के द्वारा लिखवाया गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाथी गुम्फा अभिलेख किसके द्वारा लिखवाया जाता है, चेदी वंश की खारवेल के द्वारा। और ठीक है, और इसी हाथी गुम्फा अभिलेख में ये मिलता है कि महापद्मनंद है उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था।
महापद्मनंद है, इसके जो टोटल 8 पुत्र हुआ करते थे, जो फिर बाद में एक एक करके मगध के सिंहासन पर बैठते हैं। और इसका जो 8वां जो पुत्र होता है वो नंद वंश का अंतिम शासक होता है, जिसका नाम होता है धनानंद। तो ये काफ़ी महान होते हैं इन सभी में। तो नंद वंश का जो है सबसे महान अगर मतलब शासक की बात करें तो धनानंद जो है आपके ये होते थे, 8वां पुत्र इनका महापद्मनंद का। और जिन्होंने जो है जो ये क्या था अंतिम जो है शासक हुआ था। और धनानंद है, इसकी जो मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और फिर इसकी मृत्यु करके नंद वंश का ख़त्म किया था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी धनानंद का अंत करके। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके शासक माने जाते हैं धनानंद नंद वंश में। नेक्स्ट अगर हम इसी के बारे में देखें तो जो धनानंद है, इसके शासनकाल में 326 बीसी में सिकंदर द्वारा एक विदेशी आक्रमण जो है किया गया था। सिकंदर, जिसको अलेक्जेंडर भी बोलते हैं, यूनान का जो है या ग्रीक का एक शासक हुआ करता था ये, ठीक है। सिकंदर जो ये सिकंदर यूनान का जो क्या होता था, बहुत ही महान शासक हुआ करता था। और इसी के धनानंद के ही शासनकाल में हमारे भारत पर ये विदेशी आक्रमण यूनानियों का होता है सिकंदर अलेक्जेंडर के द्वारा। और इसकी जो है हत्या, जैसे कि हमने देखा कि धनानंद है उसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य जो है इसके गुरु होते थे, उनकी मदद से मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब नेक्स्ट जो है हम टॉपिक करने जा रहे हैं कि जो पूर्व मौर्य काल अभी हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है, पूर्व मौर्य काल में कुछ विदेशी आक्रमण जो है हमारे हुए थे, उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पर्शियंस इन्वेजन, ईरानी जो आक्रमण भी होते हैं 518 बीसी में होता है, ठीक है। और उसके बाद में जो पर्शिया, जिसको हम पारस या ईरान जो है, इसमें एक हखामनी वंश चलता था, और इसी जो है वंश के शासकों द्वारा भारत पर जो है ईरानी आक्रमण किया गया था। पर्शियन जो इन्वेजन्स किया गए थे, ठीक है, पर्शियन या ईरान या फारस जो है का आक्रमण होता है 518 बीसी में। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि हखामनी जो वंश है, इसमें एक शासक हुआ करता था इंपॉर्टेंट, साइरस नाम का इसमें एक शासक था। तो साइरस है, इन्होंने जो है भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रथम आक्रमण किया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है, भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रथम आक्रमण करने वाला जो है विदेशी शासक कौन था? तो साइरस था। ये आपका कहाँ का था? पर्शिया का था। ये ईरान का, फारस का हुआ करता था। तो भारत पर आक्रमण करने वाला जो है प्रथम विदेशी जो कौन था? डेरियस प्रथम। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई भारतीय उपमहाद्वीप आ जाए तो उपमहाद्वीप पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक आपका साइरस था, लेकिन भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी जो अगर आ जाए वो दारा प्रथम या फिर डेरियस प्रथम जिसको कहा जाता है। तो ये इसी का जो है पुत्र हुआ करता था, साइरस का। तो अगर हम साइरस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी था ये साइरस। और ये कौन से वंश से था? हखामनी वंश जो है चलता था आपका फारस या ईरान में, ठीक है, उसी वंश से ये होता था। और इसका जो बेटा जिसका नाम था डेरियस प्रथम, दारा प्रथम, ठीक है। तो डेरियस प्रथम, दारा प्रथम इसी का जो है बेटा था। और इसी का जो बेटा दारा प्रथम या डेरियस प्रथम, ये भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी जो है ये आपका था। और ये भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी था, ईरानी था। तो इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इस बात की जानकारी हमें बेहिस्तून अभिलेख से मिलती है। और ये जो बेहिस्तून अभिलेख जो है हमें तक्षशिला से प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो तक्षशिला महाविद्यालय जो हमारा, वहीं से ही बेहिस्तून अभिलेख हमें मिलता है। और इसी बेहिस्तून अभिलेख में हमें जानकारी मिलते हैं कि प्रथम जो विदेशी आक्रमण भारत पर होता है वो डेरियस प्रथम या दारा प्रथम के द्वारा होता है, ठीक है, जो कि एक ईरानी या फारसी थे। और प्रथम जो है आक्रमण भारतीय उपमहाद्वीप की अगर हम बात करें तो वो आपका साइरस के द्वारा होता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे पर्शियंस जो ईरानी है, इन्होंने ही सबसे पहले जो सिंधु नदी थी उसको इंदु कहा है। तो हमारी जो सिंधु नदी को ईरानियों ने क्या कहा है? इंदु कहा है। इसलिए हमारे देश का जो नाम है वो क्या पड़ा? हिंदुस्तान पड़ा, ठीक है। तो हमारा देश का नाम हिंदुस्तान जो है ईरानियों की ही देन है, ठीक है। हमारे देश को हिंदुस्तान कहने का वाले जो सबसे प्रथम कौन थे? ईरानी थे, पर्शियंस थे, फारसी थे। ओके, तो ईरानी या पर्शियंस ने ही भारत में रजत मुद्राएं चलाई, और जिसे जो है सोगदोई सिक्के कहा जाता था भाई, ठीक है। तो ईरानी जो है उन्होंने भारत में जो रजत मुद्राएं चलाई उनको क्या कहा जाता था? सोगदोई सिक्के। और जो स्वर्ण मुद्राएं जो चलाई इन्होंने उसे क्या कहा जाता था? तो जो स्वर्ण मुद्राएं चलाई उसे डेरिक कहा जाता था। तो पर्शियंस ने जो रजत मुद्राएं चलाई उनको सोगदोई सिक्के कहा जाता था, और जो गोल्डन कॉइन्स जो स्वर्ण मुद्राएं चलाई उसे क्या कहा जाता था? डेरिक कहा जाता था। तो पर्शियंस के भारत में आने जाने के दो मुख्य फ़ायदे हमें होते हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट, व्यापार की शुरुआत होती है भारत और ईरान के बीच में, ठीक है। तो भारत और ईरान के बीच में व्यापार की शुरुआत होती है। दूसरा, जो ख्रोष्टी लिपि है आपकी वो हमें जो ईरान से ही मिली है। तो ख्रोष्टी लिपि जो हमें की देन जो है कहाँ से मिलती है? ईरान के द्वारा ये हमें मिलती है। जो ख्रोष्टी लिपि है वो दाएं से जो है आपकी बाएं लिखी जाती है, ये दाएं से बाएं ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है। तो बोगजगोई अभिलेख जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, बोगजगोई अभिलेख विश्व का सबसे पुराना अभिलेख है जो हमें ईरान या फारस से ही मिला है। और ये ख्रोष्टी लिपि में लिखा गया है जो कि
1400 जो है BC टाइम पीरियड का है। तो ईसा मसीह के जन्म से 1400 साल पहले की बात है जब हमें बोगजगोई अभिलेख, ये आपका विश्व का सबसे पुराना अभिलेख माना जाता है। ईरान और फारस से ही हमें ये मिला है, ख्रोस्टी लिपि में लिखा गया है और 1400 BC का ये आपका माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, ईरानियों के बाद में फिर भारत पर दूसरा जो आक्रमण करने वाले जो विदेशी आए वो यूनानी आए। ठीक है, जिनको हम ग्रीक्स भी कह सकते हैं। तो ईरानियों के बाद में आक्रमण होता है विदेशी यूनानियों के द्वारा। ठीक है, और यूनानियों में यहाँ पे यूनानी है, यहाँ पे एक स्थान होता था मेसोडोनिया, जिसको मकदूनिया भी कहा जाता था। ठीक है, तो यूनान में एक स्थान है मेसोडोनिया, मकदूनिया, और यहीं पर एक शासक हुआ करता था फिलिप, और इसी फिलिप का एक बेटा हुआ करता था सिकंदर द ग्रेट अलेक्जेंडर। ठीक है, तो सिकंदर जो है महान अलेक्जेंडर जिसे कहा जाता था, ये यूनान में मेसोडोनिया मकदूनिया का शासक होता था। ठीक है, और मतलब जो फिलिप उसी का ये बेटा होता था सिकंदर। तो अब बात करते हैं हम सिकंदर की। सिकंदर जिसको अलेक्जेंडर भी कहा जाता है, सिकंदर द ग्रेट। तो जो भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला यूनानी जो है ग्रीक था। ठीक है, तो भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला यूनानी अगर बात आए, सबसे पहला ग्रीक जो है वो कौन था? सिकंदर है। और यूनानी लोगों ने ही सबसे पहले हमारी जो सिंधु नदी है उसको इंडस कहकर पुकारा है, और इसी इंडस से फिर हमारे देश का नाम जो है क्या पड़ा? इंडिया पड़ा। ठीक है, तो इंडिया जो है सबसे पहले जो ग्रीक्स होते थे, यूनानियों ने ही सबसे पहले हमारे भारत है उसको इंडिया नाम दिया है। ठीक है, क्योंकि ये सिंधु नदी है उसको इंडस रिवर जो है के नाम से पुकारते थे, और इसी इंडस से हमारे देश का नाम है वो क्या पड़ा? इंडिया पड़ा। तो अलेक्जेंडर जो है सिकंदर जिसको हम कहते हैं, ये इसके जो गुरु कौन थे? तो अलेक्जेंडर या सिकंदर के गुरु अरस्तु हुआ करते थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि भाई एक युद्ध लड़ा जाता है। ठीक है, और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि 3rd सेंचुरी आपकी जो 300 जो BC हम कह सकते हैं, तो 3rd सेंचुरी कह लो या फिर 300 BC जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व, सिकंदर ने फारस पर आक्रमण किया और इसने फारस ईरान जाकर डेरियस तृतीय शासक को पराजित कर दिया था। ठीक है, तो फारस या ईरान पर भी आक्रमण किया इन्होंने, और डेरियस तृतीय वहाँ पे शासक होता था और उसको पराजित किया, और अपनी सेना लेकर जो है सिकंदर ने फिर फारस ईरान को क्रॉस किया, और इसे क्रॉस करके ये जाते हैं तक्षशिला। ठीक है, हमारे भारत में जो तक्षशिला जो है, तक्षशिला जाते हैं, और हालांकि तक्षशिला आपका पाकिस्तान में पड़ता है प्रेजेंट में, और उस समय तक्षशिला का जो शासक है वो कौन होता था? आम्बी होता था। और इसी ने जो है सिकंदर के सामने फिर आत्मसमर्पण किया और सिकंदर की मदद करने का वादा किया, और उसके बाद सिकंदर जो है हिंदुस्तान की ओर बढ़ता है। तो इंपॉर्टेंट है, ईरानी जो शासक आपके ये होते हैं डेरियस तृतीय, इसी को हरा के फिर ये जो है तक्षशिला की ओर रुख करते हैं, और तक्षशिला में एक शासक होते हैं आम्बी, जिसने जो है आत्मसमर्पण कर दिया था सिकंदर के सामने, और इन्होंने जो है हिंदुस्तान की जो और ये बड़े और इसकी जो है सहायता ये करते हैं। तो जितने भी फिर रास्ते में भारत में शासक आपके मिलते हैं, जितने भी शासक रास्ते में उसे मिले, सब ने उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। केवल एक राजा होता था, पोरस राजा जिसे कहते हैं, जिसने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था। अधिकतर जो है राजाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन जो इकलौता जो आपका ये राजा था पोरस, इन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। तो इंपॉर्टेंट युद्ध लड़ा जाता है इन दोनों के बीच में, और ये डेट आपकी है 326 BC में हाइडेस्पीस या वितस्ता का युद्ध लड़ा जाता है अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में। ठीक है, तो सिकंदर और पोरस के बीच में जो हाइडेस्पीस या वितस्ता का युद्ध कब लड़ा जाता है? 326 ईस्वी में BC में लड़ा जाता है, 326 ईस्वी पूर्व। और इस युद्ध में सिकंदर ने हालांकि पोरस को हरा दिया। ठीक है, और पोरस ने आत्मसमर्पण नहीं किया, इसने जो है इससे लड़ाई की और ये हार जाते हैं, बट इसकी मृत्यु जो है सिकंदर नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी बहादुरी देखकर ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और इनको जो है पोरस है उसको जीवन दान दे देते हैं सिकंदर। ठीक है, तो सिकंदर द्वारा जो भारत में फिर 2 शहर भी बसाए गए इंपॉर्टेंट, जिसमें निकैया है जिसको हम विजयनगर भी कहते हैं, और दूसरा बुकाफेला। ठीक है, जो बुकाफेला वो जगह है जहाँ पर, तो इन्होंने अपने घोड़ों के नाम पर ये बुकाफेला नामक जो जगह है उसका नाम रखा घोड़ों के नाम पर बुकाफेला। लेकिन मगध की सेना में प्रवेश नहीं कर पाया ये सिकंदर, क्योंकि ये बीमार हो गया था, और अपने जो आर्मी चीफ, अपना जो सेनापति होता था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, और इसी सेल्यूकस निकेटर है उसको जो अपना ये जिम्मेवारी सौंप देता है। ठीक है, और जितने भी जो जीते हुए क्षेत्र होते हैं इसी अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को ये देकर सिकंदर कहाँ पे चले जाते हैं? बेबीलोन चले जाते हैं वापस। ठीक है, तो अपने वतन बेबीलोन जो है ये चले जाते हैं, और सिकंदर की मृत्यु है 323 BC में होती है, और कहाँ पे होती है? इसकी बेबीलोन में होती है। मात्र जो है 33 वर्ष की आयु में जो इनकी मृत्यु होती है। तो इसने लगभग जो है बहुत सारे जो है देशों को जीता था, इसको सिकंदर द महान जो है कहा जाता था। ठीक है, और इनकी मृत्यु मात्र 33 वर्ष की उम्र में 323 BC में बेबीलोन में इनकी मृत्यु होती है। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में जो है पूछा भी जाता है क्वेश्चन। ठीक है, सिकंदर महान की मृत्यु जो है कब होती है? 323 BC में बेबीलोन में होती है। और जिस समय यह यूनानी आक्रमण हुआ उस समय जो मगध का जो शासक है कौन होता था? तो जो ये आक्रमण हुआ था यूनानियों के द्वारा, तो उस टाइम नंद वंश का एक शासक होता था धनानंद,
ठीक है, तो ये होता था। और जिस वर्ष सिकंदर की मृत्यु हुई उसी वर्ष जो है धनानंद की भी मृत्यु है वो हुई थी। और धनानंद की हत्या है किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जो कि मौर्य वंश के थे और मौर्य वंश की इन्होंने स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो 323 बीसी में ही ये आपका जो है धनानंद है उसकी मृत्यु होती है और चंद्रगुप्त मौर्य की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मौर्य वंश है वो आपका 323 बीसी से लेकर 185 बीसी तक का टाइम पीरियड है। तो मतलब यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वे स्रोत कौन से हैं जहाँ पे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी हमें देते हैं। तो कुछ साहित्यिक स्रोत हैं जिनसे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि जो अर्थशास्त्र जो है नामक एक पुस्तक होती है, एक पॉलिटिकल, एक राजनीतिक जो है बुक है एक। ठीक है, तो अर्थशास्त्र जो बुक है इसकी रचना किसने की थी? चाणक्य ने की थी, जिसका नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी जिनको कहा जाता है। तो काफ़ी बार एग्जाम में आता है कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो किससे रिलेटेड है? एक राजनीति जो है से रिलेटेड जो आपकी पुस्तक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बुक, ये सारी जो बुक हैं वो आपकी किसके बारे में देती हैं जानकारी? हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी देती हैं। और ये सारी बुकें हैं एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होती है। इंडिका जो बुक है ये मेगस्थनीज ने लिखी। महाभाष्य जो पुस्तक है या ग्रंथ है ये इसकी रचना की थी पतंजलि ने। मुद्रा राक्षस है इसकी रचना की थी विशाखा दत्त ने। कल्पसूत्र लिखा आपका भद्रबाहु ने। अष्टाध्यायी की रचना की पाणिनि ने। और उसके बाद भी कथा सरित सागर इसकी रचना जो है की गई सोमदेव के द्वारा। तो ये सारे जो है साहित्यिक सोर्स थे जिनसे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट अगर हम देखें कुछ पुरातात्विक स्रोत भी है, कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं जिनसे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। कौन कौन से पुरातात्विक जो स्रोत हैं, जैसे इसमें हम देखें कि अशोक के अभिलेख हैं, इनसे भी हमें जानकारी मिलती है मौर्य वंश के बारे में। तो अशोक के अभिलेख हैं उनको भारत में प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। तो भारत के प्राचीनतम अभिलेख है वो अशोक के ही अभिलेखों को माना जाता है। और अशोक के जो अभिलेख हैं हमें लगभग जो है 4 लैंग्वेजेस में, 4 लिपियों में देखने को मिलते हैं, जिसमें ख्रोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, यूनानी लिपि और आर्मेयिक लिपि। तो इन सभी लिपियों में हमें अशोक के अभिलेख जो है देखने को मिले हैं। तो इन सभी लिपि को आपको ध्यान में रखना है कि ख्रोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, यूनानी और आर्मेयिक चारों लिपि, 4 लिपि में अशोक के अभिलेख हमें मिले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जो अशोक के अभिलेख हैं उनको सबसे पहले पढ़ने में जो सफलता हासिल की थी वो किसने की थी? जेम्स प्रिंसेप ने की थी 1837 ईस्वी में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक है, तो अशोक के अभिलेख हैं उनको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक उनके जो है शिलालेख, दूसरे होते थे स्तंभ लेख और तीसरे आपके गुहा लेख। जो केव, जो गुफाएं होती थी उनके ऊपर इंस्क्रिप्शंस जो होते थे उनको हम गुहा लेख अभिलेख कहते हैं। स्तंभ जो होते हैं, पिलर्स जो होते हैं उनके ऊपर जो अशोक ने लिखवाए उनको स्तंभ लेख बोला जाता है, पिलर एडिक्ट बोला जाता है। जो शिलाएँ होती थी, स्टोन जो पत्थर वगैरह होते थे उन पर अगर अशोक जो कुछ लिखवा देता था तो उसको क्या बोलते हैं? स्टोन एडिक्ट। तो अशोक ने जो है अपने जो भी विजय है, जो भी मतलब इनका टाइम पीरियड में जो भी घटनाएं होती थी इंपॉर्टेंट, वो सभी शिलालेख, स्तंभ लेख या गुहा लेख पे जो है लिखवा दिया करते थे। ठीक है, तो इन सभी से ही हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो अगर हम देखें कि जो शिलालेख है, जो कि इनको भी 2 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। ठीक है, एक तो दीर्घ शिलालेख जो बड़े होते थे, लघु शिलालेख जो छोटे होते थे। ठीक है, और जो स्तंभ लेख है, पिलर्स जो है जिन पे अशोक ने लिखवाए मौर्य वंश के बारे में। और ये भी जो है 2 टाइप के होते हैं, दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मौर्य वंश है उसकी स्थापना, इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य माने जाते हैं। ठीक है, और मौर्य वंश आपका जो है 323 बीसी से लेकर 298 आपका ये बीसी आपका ये माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ें तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इन्होंने धनानंद है नंद वंश के अंतिम शासक थे और इन्हीं को ही जो है चाणक्य की मदद, चाणक्य इनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य के, और इन्हीं की हेल्प से जो है 25 वर्ष की उम्र में मगध के शासक बने थे, इसकी हत्या करके, धनानंद की हत्या करके। तो चंद्रगुप्त मौर्य है, उनका यूनानी नाम क्या है? सेंड्रोकोटस इनका यूनानी नाम है, यूनानी। और जो प्लूटार्क और जस्टिन है इसके जो ये बेटे थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे प्लूटार्क और जस्टिन थे, और इन्हीं के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास लगभग 6,40,000 जो है सैनिक थे भाई। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के पास कितने सैनिक थे? काफ़ी विशाल जो है सेना हुआ करती थी, इसके पास 6,40,000 जो है की सेना थी। ठीक है, इन दोनों के अनुसार। और यश और कीर्ति इसकी जो है चारों दिशाओं में जो है फैली हुई थी, इसलिए जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसको भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। तो भारत का प्रथम चक्रवर्ती जो सम्राट है वो किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, और इसने जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गुजरात के गिरनार पर्वत पर। ठीक है, तो गुजरात का गिरनार पर्वत पर इन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। लेकिन जो ये सुदर्शन झील है इसकी जो बाद में जब ये टूट गई थी तो इसकी मरम्मत जो है सबसे पहले किसने करवाई थी? रुद्रदामन ने करवाई थी, जो कि शक वंश का था, और इन्होंने जो है इस बात को लिखवाया था जूनागढ़ अभिलेख में। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई सुदर्शन झील का जो मरम्मत है रुद्रदामन
ने करवाया था और इस बात का जिक्र हमें किस अभिलेख में मिलता है, तो उनका जूनागढ़ अभिलेख में हमें मिलता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। सो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? रुद्रदामन ने, जो कि शक वंश के थे। नेक्स्ट जो अगर हम बात करें जूनागढ़ अभिलेख की, तो भारत में संस्कृत भाषा जो है का पहला और सबसे लंबा अभिलेख ये माना जाता है आपका, ठीक है। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, ये भारत का संस्कृत भाषा का सबसे पहला और सबसे लंबा अभिलेख है। वो कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। तो सुदर्शन झील है, जैसा कि हमने देखा कि पहली बार रुद्रदामन जो आपके थे, उन्होंने शकवंश के, इन्होंने सबसे पहली बार मरम्मत करवाई थी। फिर बाद में सुदर्शन झील है, इसका दूसरी बार जो मरम्मत है किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने करवाया था, जो गुप्त वंश के शासक थे। इसने भी अपने नाम का जो उल्लेख है वो जूनागढ़ अभिलेख में ये बात लिखवाई है, ठीक है। तो इसी जूनागढ़ अभिलेख में जो सेकंड मरम्मत है सुदर्शन झील की, वो जानकारी हमें जो है मिलती है कि स्कंदगुप्त ने जो है इसका दोबारा से मरम्मत करवाई थी। नेक्स्ट जो है रुद्रदामन, जैसे कि हमने देखा कि ये शक वंश का सबसे महान राजा था और जो स्कंदगुप्त है वो गुप्त वंश का अंतिम महान शासक जो है ये आपके रहे हैं, ठीक है। तो शक वंश का सबसे महान शासक रुद्रदामन और स्कंदगुप्त है ये गुप्त वंश का अंतिम महान शासक ये माने जाते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासनकाल में 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण होता है हमारे भारत पर, ठीक है। तो 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर जो आपके अलेक्जेंडर द ग्रेट के जो ये सेनापति हुआ करते थे, तो 305 बीसी में इन्होंने आक्रमण किया और कहते हैं कि सेल्यूकस निकेटर अपनी सेना लेकर चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल सेना के सामने पहुंचा। तो चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल सेना को देखकर ही सेल्यूकस निकेटर है वो घबरा जाते हैं और इन दोनों के बीच में युद्ध नहीं बल्कि एक संधि हो जाती है। इन दोनों के बीच में संधि होती है और इस संधि जो है ये होती है, तो ये संधि जो है क्या होती है इन दोनों के बीच में वो हम देख लेते हैं। तो इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं कि सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, हेरात और जैड्रोसिया जो है ये सारे जो है दे देते हैं। तो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को कौन कौन से जो है ये दिए? काबुल दे दिया, कंधार दे दिया, हेरात दिया और जैड्रोसिया दिया। सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री जो आपकी हेलेना थी, ठीक है, इसका विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया गया। तो इस प्रकार ये 2 संधि होने के बाद में ये युद्ध टलता है। 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर जो है यूनानी जो शासक ये आक्रमण करते हैं हमारे भारत पे, लेकिन एक विशाल जो सेना चंद्रगुप्त मौर्य की देखकर ही घबरा जाते हैं और फिर एक संधि के तहत इस युद्ध पर विराम लगता है। संधि आपने देख ली कि भाई सेल्यूकस निकेटर है वो काबुल, कंधार, हेरात और जैड्रोसिया जो है देता है और अपनी जो पुत्री का विवाह है चंद्रगुप्त मौर्य से कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो जस्टिन है वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, लेकिन ये चंद्रगुप्त मौर्य का तो बेटा था, ये आपका जो सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री होती थी हेलेना, ठीक है, उसका जो है ये बेटा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना आपस में शादी कर लेते हैं और इन दोनों से जो है जो पुत्र होता है इनका उसका नाम था जस्टिन, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य में यूनानी लेखक जो है भी होते थे और जिसमें हमने सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैक्सथनीज की बात करते हैं। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत हुआ करता था ये मैक्सथनीज। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सथनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर है उसका राजदूत था और ये सेल्यूकस निकेटर है इन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इसको जो है भेजा था। तो सेल्यूकस निकेटर है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसको भेजते हैं? मैक्सथनीज को भेजते हैं, ठीक है, और इसी का ये राजदूत होता था। और वापसी में जब सेल्यूकस निकेटर ये संधि करके लौटते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसे 500 हाथी जो है उपहार में दिए थे। तो जो संधि हुई थी उसी के तहत जो है मतलब जो सेल्यूकस निकेटर ये जो संधि करके जब लौटते हैं तो 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य भी सेल्यूकस निकेटर को उपहार स्वरूप देते हैं। तो 300 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र में प्रथम जैन महासंगति का आयोजन करवाया गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली जो जैन महासंगति का आयोजन है वो किसने करवाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाई थी पाटलिपुत्र में और ये मगध की राजधानी आपकी हुआ करती थी उस टाइम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य है वो जैन धर्म जो है को फॉलो आपके करते थे, ठीक है। और जैन धर्म में कौन सी शाखा को? हीनयान जो है शाखा को ये फॉलो करते थे, ओके। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस महासंगति में जो जैन धर्म है वो 2 भागों में आपका ये बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य है जो कि भद्रभाव के साथ कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला ये चले जाते हैं और अपना साम्राज्य अपने बेटे बिंदुसार, तो इसका एक बेटा होता था बिंदुसार, ठीक है, उसको अपना साम्राज्य जो है सौंप देते हैं। और वहीं पर 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा संलेखना या संथाना क्रिया द्वारा इनकी मृत्यु हो जाती है। जैन धर्म में एक क्रिया होती है और ये जैन धर्म का जो है फॉलोवर था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद में मौर्य वंश का जो अगला शासक है वो कौन बनता है? बिंदुसार, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। और बिंदुसार फिर जो है इन्हीं के बेटे अगले बनते हैं मौर्य वंश के अगले शासक। तो बिंदुसार है जैसा कि 298 में चंद्रगुप्त मौर्य है स्वर्ण बेलगोला कर्नाटका चले जाते हैं भद्रबाहु के साथ और उसी के बाद में फिर अपना सारा राजपाट अपने ही बेटे को सौंप कर ये चले जाते हैं। और 298 बीसी से फिर 272 बीसी
ये टाइम पीरियड में आपके जो बिंदुसार अगले मौर्य वंश के जो शासक बनते हैं, और ये बिंदुसार है, इनका यूनानी नेम है वो क्या था, अमित्रोचेटस। तो अमित्रोचेटस या फिर इनके अदर नाम सिंहसेन या अमित्रघात है, वो किसे कहा जाता है, बिंदुसार को। तो अमित्रघात और किसे कहा जाता है, तो बिंदुसार को कहा जाता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। इनको अमित्रोचेटस या सिंहसेन भी कहा जाता है। लेकिन ये जो है, हालांकि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो जैन धर्म को फॉलो करते थे, बल्कि जो बिंदुसार हैं इनके बेटे, ये आजीवक संप्रदाय को फॉलो करते थे। आजीवक संप्रदाय एक भाग्यवादी जो है धर्म होता था, भाग्य के ऊपर ये डिपेंड है, ठीक है। और नेक्स्ट जो अगर यहाँ पे देखिए बिंदुसार है, उसकी माना जाता है कि इसकी 16 जो है पत्नियाँ होती थी, ठीक है। और इनकी जो 16 पत्नियों में सबसे जो इम्पोर्टेंट, जिनसे प्रेम करते थे, जिसका नाम था धर्मा, जिसको सुभद्रांगी भी कहा जाता था, इनकी सबसे प्रिय पत्नी थी। और इसी से जो महान जो राजा हमारे हुए अशोक सम्राट जो है अशोक, इन्हीं जो है धर्मा या सुभद्रांगी इनकी जो पत्नी होती है बिंदुसार की, इन्हीं से ही जन्म लेते हैं अशोक। तो जैन श्रुति है उनके अनुसार माना जाता है कि बिंदुसार के 101 पुत्र हुआ करते थे, ठीक है, जिसमें सबसे जो बड़ा है वो सुसीम होता था, और बिंदुसार इसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। लेकिन अशोक ने ऐसा नहीं होने दिया, और अपने सारे के सारे जो है भाइयों को मरवाकर ये अशोक जो है फिर अगला मगध का सम्राट बनता है, ठीक है। तो बट जो है अशोक ने अपने एक भाई होते हैं तीसस, इसकी हत्या नहीं की, जो कि ये सिंघल श्रीलंका का जो है शासक होता था। तो एक भाई होते थे अशोक के तीसस, ठीक है, इसकी हत्या इन्होंने नहीं की। ये जो है सिंघल श्रीलंका का जो है शासक था। तो बिंदुसार के ही शासनकाल में सुसीम जो है वो तक्षशिला का जो है राज्यपाल हुआ करता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जब बिंदुसार जो है शासक थे, उसी के शासनकाल में जो उसका सबसे बड़ा बेटा सुसीम है, वो कहाँ का गवर्नर, कहाँ का राज्यपाल होता था, तक्षशिला जो है का होता था। और अशोक है वो होता था उज्जैन का राज्यपाल। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। और बिंदुसार के शासनकाल में जो तक्षशिला में एक विद्रोह छिड़ गया था, ठीक है, और वहाँ पे एक कीचक नाम का शासक जो है रहता था, उसने यहाँ पे विद्रोह कर दिया था तक्षशिला में। तो तक्षशिला के विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले बिंदुसार है वो सुसीम को भेजता है, और उसके बाद जब विद्रोह सुसीम से जो है नियंत्रित नहीं हुआ, तो उसके बाद में अशोक अपने दूसरे बेटे यहाँ पे बिंदुसार है अपने दूसरे बेटे अशोक को भेजते हैं। और अशोक ने ही फिर बाद में तक्षशिला का जो ये कीचक द्वारा जो विद्रोह किया गया था तक्षशिला में, इस विद्रोह को अशोक ने नियंत्रित किया, और इस कीचक जो है इसकी हत्या कर दी इन्होंने, ठीक है। तो कीचक की हत्या किसने की थी, अशोक ने। और यहाँ पे तक्षशिला को जो है विद्रोह जो कर दिया था, तो यहाँ पे इस विद्रोह को दबाने का, नियंत्रित करने का काम किया था। नेक्स्ट जो है बिंदुसार के शासनकाल में 2 विदेशी राजदूत हैं वो आते हैं। तो एक डायमेकस और दूसरा आता है डायोनिसस, ठीक है। तो डायमेकस है ये सीरिया से आए थे, और डायोनिसस हैं ये मिस्र से आए थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि हमने ऊपर भी देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य है उसके शासनकाल में जो शासक आए थे उसके दरबार में मैक्सिनिस आए थे, किसके राजदूत बनकर, ये आए थे आपके सेल्यूकस निकेटर के राजदूत बनकर आए थे। लेकिन बिंदुसार है उसके शासनकाल में 2 विदेशी राजदूत आपके आते हैं, डायमेकस और डायोनिसस। डायमेकस आते हैं आपके सीरिया से, और मिस्र से आते हैं इजिप्ट जिसको हम बोलते हैं, डायोनिसस आते हैं। और बिंदुसार है इसकी मृत्यु 272 BC में होती है, और अगले 3 साल तक मगध का सिंहासन फिर खाली रहता है, क्योंकि इस दौरान इसके सभी पुत्रों में क्या चलता रहता है, गृह युद्ध चलता रहता है सिंहासन को प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार 272 में इनकी मृत्यु के बाद में 3 साल तक जो है सिंहासन खाली रहता है। और अशोक ने फिर चाणक्य के जो शिष्य होते थे राधागुप्त, तो चाणक्य जो है उसी के ही शिष्य होते थे राधागुप्त, उसकी मदद से मगध का सिंहासन प्राप्त किया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चाणक्य के शिष्य होते थे राधागुप्त, तो चाणक्य के शिष्य राधागुप्त की ही सहायता से अशोक मगध के जो है सिंहासन पर बैठते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा है आपका टॉपिक। तो आज की क्लास में हम यहीं पे विराम लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं, ठीक है, मौर्य वंश में जो आपके महान अशोक के बारे में, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव आपको लग रही है, इससे आपको हेल्प मिल रही है, तो आप इस चैनल को लाइक शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड